Today we will start energy distribution of atomic structure. इसमें लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया था En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. For H atom एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो En की वैल्यू आ जाएगी En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा. तो इससे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो E3 की वैल्यू आ जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसो ऑन इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी, अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट होगा ये इनफाइनाइट इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो इसको हम लाइंस के फॉर्म में ले सकते हैं. n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, E1 की वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो E3 की वैल्यू आ जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसो ऑन n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो E इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आएगी. हमने लास्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब का एक्सप्रेशन कराया था. तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. ऐसे ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मॉड पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इक्वल टू मॉड टोटल एनर्जी. ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था. अब इसमें फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी क्या होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे सेकंड ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और टोटल एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम फाइंड कर सकते हैं. अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के और वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उस कंडीशन में जो फोटॉन इमिट करता है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो दिस इज न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू n1 पुट करते हैं. सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू n2. और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा इसमें तो एनर्जी इमिट करेगा. और इसकी जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा एनर्जी, ये न्यूक्लियस है. तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा,
इसमें इसकी एनर्जी सपोज E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो ये आइडियल कंडीशन में जब ये न्यूक्लियस ये रिक्वायर नहीं करेगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा, उस कंडीशन में E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला होगा। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन N2 स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ऐसे E1 की वैल्यू 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13.6 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू Hc बाई लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इक्वल टू Hc बाई लैम्डा ले सकते हैं। इससे क्या करेंगे 1 बाई लैम्डा इक्वल टू Hc को इस साइड में कर देंगे 13.6 EV अपॉन Hc Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट, ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो होती है 1.09 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप किया है तो उस कंडीशन में N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और N2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो इस कंडीशन में 1 बाय लैम्डा इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R Z स्क्वायर 3 बाई 4 और ये वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 4 बाई 3 R Z स्क्वायर, ये वेवलेंथ आ जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो फोटॉन इमिट करेगा उस फोटॉन का वेवलेंथ ये होगा। ऐसे अब इसमें लैम्डा जो वेवलेंथ है, जो फोटॉन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा, वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो Z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर। तो अगर हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करेगा तो उस कंडीशन में वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 4 बाई 3 R Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर उस जगह हीलियम आयन है तो उस कंडीशन में हीलियम आयन, तो उस कंडीशन में
अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है तो उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 4/3r और इनटू लैम्डा की वैल्यू z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/3r हो जाएगा। तो इससे ये मालूम होता है कि जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होगा वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो जो लाइंस होती हैं, वो जो कलेक्शन ऑफ लाइंस होती हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करती हैं। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसी भी एटम का फिंगरप्रिंट होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम बता सकते हैं कि कौन सा ये एटम है और किस एटम का ये स्पेक्ट्रा है। जैसे आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट हम लोगों का होता है उससे पूरे इंडिया में उस आदमी की पहचान हो जाती है, तो इसी से एटम के स्पेक्ट्रा से एटम की पहचान हो जाती है। अब हम आपको हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम के बारे में बताने जा रहे हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम। तो न्यूक्लियस ये होता है और 1 2 3 4 5 6 n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5। जब कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के ये हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रा होता है, दिस इज लाइमन सीरीज, इसका नाम लाइमन सीरीज, LY सीरीज, ये LY सीरीज हो जाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ये हायर एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो दिस इज बामर सीरीज, इसका नाम बामर सीरीज होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ये थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये इसका नाम दिया जाता है पास्चन सीरीज। और जब कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है तो इसका नाम होता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और जब कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगा तो इसका नाम होता है, इस सीरीज का नाम होता है फुल्ड सीरीज, फुल्ड सीरीज। तो लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुल्ड सीरीज हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। अब इसका वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन लाइमन के लिए जब कोई इलेक्ट्रॉन n2 1 में जंप करेगा तो ये लाइमन सीरीज है। बामर जब कोई इलेक्ट्रॉन n से 2 में जंप करेगा तो ये बामर सीरीज। और पास्चन n से 3 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो पास्चन सीरीज का है। ब्रैकेट जब कोई इलेक्ट्रॉन n से 4th में जंप करेगा और जब कोई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट फुल सीरीज इलेक्ट्रॉन n से 5 में जंप करता है। तो ये जो लाइमन सीरीज ये यूवी रीजन में लाई करता है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और जो बामर सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई करता है, और बाकी ये इंफ्रारेड सीरीज में लाई करता है, आईआर सीरीज, आईआर स्पेक्ट्रम में लाई करता है। अब इसका सीरीज लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं जो एनर्जी डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। अब लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, वो हाई होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक ई इनफाइनाइट लेंगे, इसमें फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें n1 की वैल्यू 1 होगी फॉर लाइमन LY सीरीज, n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू इनफाइनाइट, इसमें पुट करेंगे तो 1 बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल टू r 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, तो ये r बाय 1 हो जाएगा, और लैम्डा शॉर्टेस्ट की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 बाय r होगी। ऐसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करेंगे, तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, n1 की वैल्यू लाइमन के लिए n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इसमें एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होनी चाहिए, तो लॉन्गेस्ट के लिए 1 बाय लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल टू r 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं r 4 माइनस 1 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3r। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, लैम्डा बिलोंग टू एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 बाय r, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 4/3r। तो ऐसे आप बामर सीरीज का फाइंड कर सकते हैं, बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सभी सीरीज का ऐसे फाइंड कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस बताने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन सपोज ये n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 से 1 में जंप करेगा, तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो 2 से 1 में जंप करता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ये इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन
1 2 3। जब 3 से 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, N2 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 से 1 में जंप करेगा, 3 से पहले 2 में जंप करेगा एक, और 2 से 1 में जंप करेगा, और 3 से डायरेक्ट 1 में जंप करेगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ये इक्वल टू 3 हो जाएंगे। ऐसे जब ये वन टू थ्री 4 से 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? तो 4 से डायरेक्ट 1 में जंप कर सकता है, 4 से 3 में जंप कर सकता है, 3 से 2 में, 2 से 1 में, 3 से डायरेक्ट 1 में जंप कर सकता है, और 3 से 2 से 1 में जंप कर सकता है, तो 2 2 4 2 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू 6 ये हो जाएंगी। तो इससे एक जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने का, एक जनरल फार्मूला। इलेक्ट्रॉन अगर n से 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस Nc2 और n-1/2 ये हो जाएगा। ऐसे अगर अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू n की वैल्यू 1, ये 2 से 1 में जंप करेगा, तो 2 से 1 में जंप करेगा तो नंबर ऑफ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 ये 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस वो फाइंड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन N2 to N1 में जंप करता है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है? नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यू कितनी होगी? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला N2 - N1 एक ब्रैकेट में N2 - N1 + 1/2 इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप करता है तो उस कंडीशन में 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप करता है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कितना होगा? तो 3 से डायरेक्ट 1 में जंप कर सकता है, 3 से 2 में जंप कर सकता है, 2 से 1 में जंप कर सकता है, ये 3, और फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, N1 की वैल्यू 1, तो इसमें 3 - 1 + 1/2, तो 2 और इंटू 3/2, 2 कैंसिल इक्वल टू 3, तो फार्मूला से 3 आ गया। तो इसमें हमने इतना आपको बताया, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे।